अमेरिका एक ऐसा शेर है जिसको कुछ गधों ने एक बड़े गधे को चुना। मुमताज साहब सुनिए, कुछ गधों ने के समूह ने एक बड़े गधे को चुना। उसको चुनने के बाद वहां पर उसको शेर की खाल पहनाया और पहना के घुमा रहे हैं। अभी शेर की खाल उतर भी गई है तो भी गधा अपने आप को शेर समझ रहा है। मुमताज साहब, जिस तरह से हमास ने जो अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस ने जो तहरीक इस्लामी फिलिस्तीन यानी हमास के एक ग्रुप ने साफ साफ कहा कि हम डिसआर्म तो नहीं होंगे, आप ये समझ रहे हैं। और जो हमारी तहरीक है, जो हमारा मूवमेंट है अलक्सा, तो वो जो है तूफान अलक्सा वो जारी रहेगा। वो रुकने वाला नहीं है कि जब तक हम अपने मकसद को नहीं पा लेते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पर कुछ कमेंट आना चाहिए था अरब ममालिक की जानिब से। अब ठीक है, मेरे ख्याल से सऊदी अरब और ईरान मिलके कुछ कर भी रहे हैं। तो 60 लाख टन मलबा हटाने में 5 से 10 साल लग जाएंगे, 3 लाख घर बनाने पड़ेंगे, 700 इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं। एस्टिमेट ये है कि $70 बिलियन की दरकार होगी। यही चीज है। और मेरे ख्याल से एक बड़ा फैसला है, एक मैसेज जो जा रहा है बार बार। और देखिए ये जो मैसेज है, और इसके बाद फिर अगर कोई रिएक्ट करता है इजराइल के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि फिर उस तरह से लोग जो है वो दिफा नहीं कर पाएंगे इजराइल का। बेंजामिन नेतन्याहू का मेरे साथ फिरोज बख्श साहब भी जुड़ गए हैं, मैं उन्हें भी स्क्रीन पर ले लेता हूं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं फिरोज बख्श साहब, कॉलम निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं, और बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, पैनी नजर। और शुरू से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, जिस तरह से ग्रुप कैप्टन साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। और उन्होंने गुफ्तगू सुन ली होगी। मैं चाहूंगा कि आप भी चूंकि अब आ गए हैं, मैं कैप्टन साहब पास जाऊं, उससे पहले आपसे भी एक ओपनिंग रिमार्क मैं चाहता हूं। जिस तरह से तुर्की ने वारंट जारी किया है 37 लोगों के खिलाफ, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के जो रक्षा मंत्री हैं वो मिनिस्टर्स और वहां के मिलिट्री अफसरान, तो क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा मैसेज होगा फिरोज बख्श साहब? नहीं, मैं कह रहा था कि ये जो मैसेज है ना, ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है वर्ल्ड कम्युनिटी को। और इसमें एक पीस का मैसेज गया है कि जो लोग जो इतने बड़े मुजरिम हैं, लाखों लोगों के कातिल हैं, और जिन्होंने मतलब पै दर पै कत्ल किए हैं, और सीज फायर हुआ, जब भी सीज फायर हुआ उसको भी तोड़कर, यानी बंदिशें तोड़ी हैं इसराइल ने। और इनके खिलाफ ये मेरे ख्याल से तो बहुत पहले से ही इन मुजरिमों के खिलाफ नोटिस चला जाना चाहिए था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। एक तो यह है कि ठीक है, एक कहीं ना कहीं से इनकी कसाई हुई है और इनके खिलाफ जो है केस लगा है। दूसरी चीज इसमें यह है, देखिए कि जिस तरीके से ट्रम्प नेतन्याहू को और उनके जितने भी हवारी हैं उनको बचाते चले आए हैं, तो एक खदशा ये भी है वर्ल्ड कम्युनिटी को, तमाम पीसफुल लोगों को, कि हो सकता है कि अभी भी इनको अमेरिका बचाए और इनके हामी इनको बचाएं। क्योंकि अब तक इनको न सिर्फ गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है, जो भी टर्म्स होती हैं वो लगा के, जेनोसाइड की टर्म्स लगा के इनके साथ बहुत सख्त सुलूक होना चाहिए था। ठीक है, वो भी इस तरह का जो मतलब इस तरह के एक मर्डरस आदमी के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि जो एक पॉलिटिशियन डिग्री का जो है वहां पे इनको इनके साथ जो है बर्ताव होना चाहिए जो जो कानून के तहत चलता है। तो लेकिन इनकी पकड़ बहुत मजबूत है और अमेरिका इनके साथ खड़ा हुआ है। अलावा इसके जो हुकूमतें हैं वो भी इनके साथ खड़ी हुई हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पर कुछ कमेंट आना चाहिए था अरब ममालिक की जानिब से। अब ठीक है, मेरे ख्याल से सऊदी अरब और ईरान मिलके कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन अभी वो जो है
उस तरह की बात नहीं हुई है कि जिससे वर्ल्ड कम्युनिटी मुतमईन हो। ठीक है, तो ये ठीक है, मैसेज एक ठीक मैसेज गया है, सही मैसेज गया है वर्ल्ड पीस के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये जो 37 अफराद हैं, इंक्लूडिंग नेतन्याहू या जो भी कुछ है, बहुत कुछ इसमें होने वाला नहीं है। जी डॉक्टर मुमताज। नहीं नहीं, ठीक है, होने वाला नहीं है, ये सही है, लेकिन ये भी होने में ही शुमार किया जाएगा। इसे भी ये माना जाएगा कि भाई चलो कुछ तो हुआ, एक एक आदमी कम से कम, एक मुजरिम, एक वारंट, इस तरह की चीजें सामने आई हैं। मैं ग्रुप कैप्टन साहब आप पास आऊंगा। जिस तरह से हमास ने जो अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस ने जो तहरीक इस्लामी फिलिस्तीन यानी हमास के एक ग्रुप ने साफ साफ कहा कि हम डिसआर्म तो नहीं होंगे, आप ये समझ रहे हैं। और जो हमारी तहरीक है, जो हमारा मूवमेंट है अलक्सा, तो वो जो है तूफान अलक्सा, वो जारी रहेगा। वो रुकने वाला नहीं है कि जब तक हम अपने मकसद को नहीं पा लेते हैं। तो क्या ये उसी की खिसियाहट है, घबराहट है, क्योंकि इनको लग रहा था कि हम तो इन पे कब्जा कर लेंगे, हम इतने बम मार देंगे, इतनी सारी इनकी प्लानिंग जो है वो चौपट हो गई, क्योंकि जो जिस मकसद के तहत ये आगे बढ़ रहे थे उसमें तो अभी ये कामयाब हो नहीं पाए हैं। अभी इनको कब्जा उस तरह से मिला नहीं, और जहां पे है वहां पे भी खतरा बाकी है। वहां पे आईडीएफ जो है अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, और इसीलिए शायद ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि क्या हिजबुल्लाह फिर ताकतवर हो गया, क्या हौती जो है वो फिर ऑर्गेनाइज हो गया है, क्या इतने दिन जो अलेक्सा मस्क। जी, जी। मैं तूफान अलेक्सा अलक्सा मस्क की की। बात कर रहा जी हाँ डॉक्टर रिजवी, आप देखिए, ये जब 7 अक्टूबर 2023 को जब हमला हमास ने किया इजराइल पर, अलेक्सा मॉस्क उसके लिए बहुत ही बड़ा एक फैक्टर था। जाहिर बात है कि दुनिया भर के जो मुस्लिम हैं, उनका बहुत ही पवित्र जगह है उनके लिए। तो इजराइल को भविष्य में उसको वही सम्मान देना पड़ेगा जो कि दुनिया के भर के क्रिश्चियंस अपने किसी चर्च को देते हैं, दुनिया भर के मुस्लिम्स अपने किसी पवित्र स्थान को देते हैं। ज्यूज भी जेरूसलम में अपना एक हिस्सा मानते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो या ज्यूज हो, जेरूसलम में जो धार्मिक स्थल हैं, अल-अक़सा मॉस्क जैसे जितने स्थान हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया जाए कि तीनों धर्म के लोग एक साथ पूरे सम्मान के साथ अपने धर्म की जो प्रोसेस है वहां पर फॉलो कर सकें। इसमें बहुत जरूरी है ये भी समझना कि अपने धर्म को सम्मान देते हुए ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि बाकी जो दो धर्म हैं उनको कोई ठेस ना पहुंचे। तो मामला जरा सेंसिटिव है, धार्मिक मुद्दा है। धार्मिक नेताओं का या धार्मिक गुरुओं का बहुत बड़ा रोल होगा। ये दिक्कत 2000 साल से आ रही है, 1000 साल से आ रही है। बैठ के विचार विमर्श करके ही इसका एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हथियारों के बल पर इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी या कोई भी ग्रुप ये सोचता है कि 100-200 AK-47 हाथ में लहराकर या 20-25 रॉकेट आरपीजी या ग्रेनेड हाथ में लेकर वो अल-अक़सा मॉस्क पर अपनी ख्वाहिश को अंजाम दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बातचीत होनी चाहिए। शुरुआत ही ऐसी होगी कि अल-अक़सा मॉस्क के आसपास किसी का भी जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं चलेगा। हथियारों की तो बात ही नहीं उठती है। पीसफुल टॉक्स करने पड़ेंगे, जिसकी शुरुआत ही तभी होगी जब पहले दूसरे जो धर्म में क्रिश्चियंस हैं उनको, ज्यूज को और मुस्लिम्स को इज्जत देनी पड़ेगी। क्रिश्चियंस जो हैं उनको मुस्लिम्स को, ज्यूज को इज्जत देनी पड़ेगी। दुनिया भर में कई जगह पर ऐसी दिक्कतें हैं जहां पे कि धार्मिक स्थल पर
2 धर्मों का या 3 धर्मों का दावा है, ज्यादातर जगह पे ही बातचीत के जरिए एक खुशनुमा माहौल में गिव एंड टेक करते हुए उस धार्मिक स्थल को आपस में शेयर कर लिया जाता है। देखिए, बहुत बड़ी-बड़ी चीजें हो रही हैं। अलग सा मॉस्क एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभी एक बड़ी चीज जो हो रही है वो अब्राहम अकॉर्ड। आज की तारीख में अमेरिका ने फिर से कजाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड के सुनहरे लालच दिखा दी है। सऊदी जो है बहुत छलांगे मार रहा है पिछले 3 दिन से, 2 दिन से। आज तो सऊदी एकदम चाहता है कि हो सके तो अभी अगले 5 मिनट में, आज की रात को ही अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें। तो अमेरिका ने अपनी वह शातिर चाल कि अब्राहम अकॉर्ड दुनिया भर के मुस्लिम देश साइन करें एक के बाद एक लाइन में, फिर से चालू कर दी है। मैं दर्शकों को बता देता हूं, अब्राहम अकॉर्ड अगर कोई मुल्क साइन करता है, 2-3 चीजें होती हैं। एक तो है कि ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। अब्राहम अकॉर्ड का शुरुआती पॉइंट ये है कि वह इजराइल को मान्यता दे देंगे, यानी इजराइल उनके देश में एम्बेसी खोल देगा, वो जेरूसलम में एम्बेसी खोल देंगे या तेल अवीव में एम्बेसी खोल देंगे। और इसके एवज में अमेरिका बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स की मदद उस देश को देते हैं। तो जैसे कजाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी इस गिरफ्त में आ चुका है। हम बहुत जल्दी अगले हफ्ते ही सुनने वाले होंगे। कजाकिस्तान ने भी, सऊदी ने भी अब्राहम अकॉर्ड साइन कर दिया। तो ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका आस्ते आस्ते दुनिया भर के मुस्लिम देशों को इजराइल को मान्यता देने के लिए साम दाम दंड भेद, जिसमें कि लालच का बहुत बड़ा रोल है, दे रहा है। तीसरी बात मैं अभी 1 मिनट में ही बताना चाहता हूं कि अब हमारा फोकस पूरा डॉक्टर रिजवी शिफ्ट हो जाना चाहिए कि अब जो गजा के लोग हैं जो कि इस वक्त ठंड में वहां करहा रहे हैं, उनका क्या होगा। एड पूरे जानी चाहिए, तंबू जाने चाहिए, दवाइयां जाने चाहिए, खाना जाना चाहिए और गजा को रिबिल्ड करने का एक प्रोसेस चालू हो जाना चाहिए। देखिए, वहां 3 लाख, गजा की आबादी 20 लाख है, 3 लाख घर धराशायी हो चुके हैं। तो प्रैक्टिकली गजा में सारे घर धराशायी हो चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। इनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब करीबन 700, दुनिया भर से करीबन 700 आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स और टाउन प्लानर्स ने एक प्लान बनाया है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से गजा को फिर से कैसे बसाया जाएगा। एस्टिमेट ये है कि गजा में अभी 60 लाख टन मलबा हो गया है, क्योंकि 10 मंजिले बिल्डिंगें तो हजारों की तादाद में जमींदोज कर दी गई हैं। तो ये 60 लाख टन मलबा हटाने में अंदाजा है कि 5 से 10 साल लग जाएंगे। उसके बाद इन मलबे में हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो 68,000 लोग मारे गए हैं फिलिस्तीनी भाई, अभी तक ज्यादा की डेड बॉडीज नहीं मिली हैं। तो जब ये 60 लाख टन मलबे को हटाया जाएगा तो हजारों की तादाद में ये जो 68,000 फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं सिविलियंस, इनकी डेड बॉडीज को भी रिकवर करना पड़ेगा। तभी तो वो जगह साफ करके वहां पे फिर से घर बना सकते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम होगा कि किसी की डेड बॉडी नीचे बेसमेंट में फंसी हुई है और ऊपर एक नया 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ा कर दें। कोई भी धर्म में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो 60 लाख टन मलबा हटाने में 5 से 10 साल लग जाएंगे, 3 लाख घर बनाने पड़ेंगे, 700 इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं। एस्टिमेट ये है कि 70 बिलियन डॉलर की दरकार होगी। अमेरिका ने मना कर दिया कि 70 बिलियन डॉलर में से वो $1 भी नहीं देगा। यूरोप के देश भी कह रहे हैं कि काम शुरू होने जो, तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देंगे। अमेरिका ने कहा है कि इसके लिए सारा पैसा जो है गल्फ कंट्रीज देंगी, कतार देगा, सऊदी देगा। अब ये जो बड़े बड़े गल्फ कंट्रीज हैं, ये भी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। एक अंदाजा ये है कि पेट्रो डॉलर्स गल्फ के पास कमी नहीं है,
ओमान के पास कमी नहीं है, कुवैत के पास कमी नहीं है, डॉलर्स की कमी सऊदी के पास नहीं है कोई कमी। ब्रुनई जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन कमाई ब्रुनई के किंग की तो असीमित है। इन सब देशों ने अब तक टोटल जो प्लेज किया है, यानी वादा किया है, महज एक साथ 17 बिलियन डॉलर, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो अगर गजा का रिकंस्ट्रक्शन 70 बिलियन डॉलर खर्च करके करना है, ताकि 3 लाख घर बनाए जा सके, जहां की 20 लाख गजा के लोग फिर से इज्जत के साथ रह सकें, अगले 5 साल में 70 बिलियन डॉलर कोई भी नहीं दे रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब अरब मुल्क, अरब लीग के लोगों मुल्कों की मीटिंग होती है, ओआईसी की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसमें हर कंट्री 1-1, 2-2 बिलियन, छोटे-छोटे जो कंट्री हैं वो प्लेज करेंगे। छोटे-छोटे कंट्री हैं, गरीब कंट्री भी आप हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान भी 1 या 2 बिलियन डॉलर प्लेज करेगा, और जो अमीर देश हैं सबको 10-10, 15-15 बिलियन डॉलर प्लेज करना चाहिए। सऊदी के एक अंदाजा है कि सऊदी के 900 बिलियन डॉलर पेट्रो डॉलर अमेरिकन बैंक्स में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। एमबीएस को भी पता नहीं है, किंग ऑफ सऊदी के किंग तो खैर बूढ़े हो चुके हैं, एमबीएस का भी कोई प्लान नहीं है कि जो 700 बिलियन डॉलर अमेरिका के अलग अलग बैंक वॉल्ट में पड़े हैं, सऊदी का सरकारी खजाना, उसका क्या करें। अगर 700 बिलियन डॉलर सऊदी के पड़े हैं अमेरिका के बैंक में, तो उसमें से 70 बिलियन नहीं तो 30 बिलियन, 30 बिलियन नहीं तो 20 बिलियन डॉलर तो सऊदी प्लेज करे। लेकिन कोई भी मुल्क सामने नहीं आ रहा। मेरे को ये बहुत ही अचरज, बहुत ही दुख की बात लग रही है। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हम तो कह रहे हैं कि खर्च करने की तो बाद में बात होगी, पहले जो वहाँ के हालात हैं, माहौल है, उसको तो ठीक करिए। जो तय हुआ था जिस तरह की जंगबंदी के बाद, उस पे अमल नहीं हो रहा है पूरी तरीके से कि भाई उसको नाफिज तो कर दिया जाए। एक दिन भी इजराइल नहीं रुका, एक दिन भी। फिर जो इंटरनेशनल फोर्स की बात है, इंटरनेशनल एजेंसी की बात है, भाई कहाँ है वो सब? कब आप करोगे? कैसे करोगे? हाँ, कहाँ वो प्रोग्राम बन रहा है? तो ये तमाम ऐसी चीजें। हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ गई हैं, मेरी मुराद है एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, जो माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और यही कि तुर्की ने वारंट जारी कर दिया है, इससे एक वाह हो रही है, वो सब कुछ है। लेकिन सवाल ये है कि लेबनान पे अटैक हो रहा है, सवाल ये है कि गजा में लोग मारे जा रहे हैं, सवाल ये है कि अभी हमने कल सीरिया में देखा कि वहां पे अरेस्टिंग हो रही है इजराइल के जरिए, वहां पे। तो ये जो सूरत हाल है, तो ठीक है, आप जारी कर दीजिए, आप वारंट जारी कर दीजिए। अरे हम तो कह रहे हैं कि आप घुस के अरेस्ट कर लीजिए अगर ताकत है तो। वारंट जारी हम भी कह दें साहब, हमने भी वारंट जारी कर दिया है अभी, है तो क्या होगा? वारंट जारी कर दिया, मैं आज यहाँ से कह देता हूँ साहब, हाँ वार क्रिमिनल है, मैंने वारंट जारी कर दिया है, हाँ? तो क्या हो जाएगा उससे? सिवाय ये कि एक मजाक बनाना कि 2 साल हो गए, 2 साल बाद आप सिर्फ वारंट जारी कर रहे हो। तो राशिद रिजवी साहब, मैं एक मैसेज है, अब ये नहीं कह रहे हैं, तो मैसेज तो फ्रीडम फ्लोटिला वालों ने भी दे दिया कि वो आ करके और आपने उनको पकड़ा, तो मैसेज तो जा ही रहा है, दुनिया जान गई है। दुनिया को अब ये मत बताइए कि वो क्रिमिनल है, दुनिया सब जान गई है। अब क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन कैसे हो, इस पे बात होनी चाहिए राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज भाई, देखिए वो क्रिमिनल है, इसको तुर्की से पहले आईसीसी ने बता दिया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बता दिया है, आईसीजे ने। तो अब टर्की ने एक वारंट निकाला है, ठीक है, हम इसको कोई गलत स्टेप भी नहीं कहेंगे। अगर टर्की जैसे बहुत सारे देश वारंट निकालते रहेंगे तो उसका भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। सवाल यह है कि वारंट आपने निकाला, गिरफ्तार कौन करेगा? अब गिरफ्तार कहां से करेगा? क्योंकि नेतन्याहू या उसका कोई भी ऑफिसर टर्की आते जाते नहीं है।
अमेरिका से आप गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं रखते हो। हमने तो इन 3, 4, 5 सालों में तो देखा है, 5 साल हो गए या लगभग उससे ज़्यादा हो गए होंगे। नेतन्याहू अमेरिका के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। मतलब जिनको हमारे यहाँ और कुछ नादान लोग बहुत बड़ा शेर के नाम से नवाजते हैं, सोशल मीडिया पर लाइन लिख के उसकी फोटो डालते हैं, वो इतना बड़ा डरपोक है कि वो अमेरिका के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। आप उसको कनाडा भेज दिए, ऑफर करिए कनाडा, कभी नहीं जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन कभी नहीं जाएगा। वो जाएगा तो सिर्फ अमेरिका, और अमेरिका में भी अपने सिलेक्टेड जगहों पर। मुमताज भाई, आज एक न्यूज और शायद आपने सुनी हो, या हमारे जो पैनलिस्ट है, हमारे सीनियर, हमारे बुजुर्गवार, सबको हमारा सलाम। एक न्यूज आई कि डोनाल्ड ट्रम्प ने मना कर दिया है कि साउथ अफ्रीका G20 कराएगा, वहां पर कोई भी ऑफिसर नहीं जाएगा। अब आप पूछेंगे कि रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये बताया गया कि वहां पर जो गोरे किसान हैं, उन पे काले जुल्म कर रहे हैं। ये बात तो मेरे कहने की सिर्फ एक ही वजह है कि हम आपके सामने एक फर्क रखना चाहते हैं। एक गोरे किसान के ऊपर काले लोग जुल्म कर रहे हैं, उनको अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो आपने एकदम बायकॉट कर लिया G20 से और कह दिया कि ना उस समिट में हम जाएंगे, ना हमारे लोग जाएंगे। और आप धमकियां भी देते जा रहे थे उसको। और जब वो आए थे वहां के साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, तो आप उनसे मिले। आपने मिलने के बाद उनके सामने वो जो एक फेक वीडियो था, वो चलवाया आपने, जो किसी और इंसिडेंट का था। आपने कहा देखिए ये ऐसा हो रहा है, और वो बंदा डिनाई किए जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं है, लेकिन वो किए जा रहे हैं। तो ये भी एक हिस्सा है प्रोपेगेंडा का। ये भी एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वहां पर गोरे किसानों को, जो किसान जो गोरे हैं, उनको काले लोग टॉर्चर कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। तो आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, और आप ही के अमेरिका में काले लोगों को गोरे लोग मारते हैं। वही स्थिति उनकी भी अमेरिका में है, काले लोगों की, कि गोरे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हो, चाहे पब्लिक हो, वो उनकी नफरत का शिकार काले अमेरिका में हो रहे हैं। उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं। ये तो बात रही अमेरिका की और साउथ अफ्रीका की। अब आइए आप अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प के नजरिए पे। वहां पर गोरों को खाली परेशान किया जा रहा है, उससे आप इतना ज्यादा उत्तेजित हो गए हो, इतना आपको तकलीफ हो गई है कि आपने G20 समिट को बायकॉट किया। और आपके सामने देखते देखते 25 से 30 हजार बच्चे मार दिए गए गाजा में। वहां तो आपने कोई बायकॉट नहीं किया। वहां तो आपने ये भी नहीं कहा कि आप नेतन्याहू को कि अब आप अमेरिका में कदम नहीं रखोगे, नेतन्याहू के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाओ। आपके मुंह से एक जबान ये सब बात नहीं निकलती। तो यहाँ पर नजरिए की बात मैं कर रहा हूं, आप सिर्फ नजरिया देखिए। आपके सूडान में मरने वाले भी काले, मारने वाले भी काले। बस ये है कि एक रेजिस्टेंट फोर्स है, दूसरी वहां की गवर्नमेंट की आर्मी है। वो गृह युद्ध चल रहा है, उस पर भी आपने बहुत जोर देने की कोशिश नहीं की। तो आपके अंदर पक्षपात भरा हुआ है, आपके अंदर जातिवाद भरा हुआ है, आपके अंदर कालों से नफरत है। आपकी पार्टी का पहले ही एजेंडा वहां पर यही है।
आपकी पार्टी का वहां पर एजेंडा ही यही है, एंटी ब्लैक। इनकी पार्टी में कितने मिनिस्टर हैं जो ब्लैक में आते हैं? आप लिस्ट खोल के देखिए। तो वहां इनकी यही स्थिति है कि हमारा कोई मारा जाएगा तो हम चिल्लाएंगे, वो हमारा है, उसकी चमड़ी हमारी तरह है, उसका धर्म हमारे तरह है। मैंने एक बार आपसे कहा था कि एक देश के एक स्टेट में माइनॉरिटी कम्युनिटी में क्रिश्चियन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। जब उस देश का प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है अमेरिका, जाने की पेशकश करता है, तो वहां से आता है कि तुम्हारे यहाँ तो ये सुन रहे हैं कि तुम हमारे क्रिश्चियनों को मार रहे हो। कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको तकलीफ हुई है तो हम सॉरी बोलते हैं, हम एक्शन लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने सीएम से रिजिग्नेशन ले लिया वहां का, तब अमेरिका गए। तो आपको अपनी जात की, अपने रंग की इतनी फिक्र है, दूसरे मर रहे मरे, कोई मतलब नहीं है आपको। तो मुमताज भाई, आज जो गाजा में चल रहा है वो सिर्फ इसी एक आदमी की शय पे है। हमने एक बार एक बात बताई थी कि ये है कौन, ट्रम्प है कौन। अमेरिका एक ऐसा शेर है जिसको कुछ गधों ने एक बड़े गधे को चुना। मुमताज साहब सुनिए, कुछ गधों ने के समूह ने एक बड़े गधे को चुना, उसको चुनने के बाद वहां पर उसको शेर की खाल पहनाया, अब पहनाए घुमा रहे हैं। अभी शेर की खाल उतर भी गई है तो भी गधा अपने आप को शेर समझ रहा है। जी मुमताज साहब।